हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंघल एएसएन सर आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको देने जाने वाला हूं जेईई एडवांस 2022 जो भी पिछले संडे को ही हुआ है उसके पेपर 2 के सॉल्यूशन। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने उसी रात बना के डाल दिए थे और आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। लेकिन अब इस वीडियो में मैं, क्योंकि ऑफिशियल पेपर उस टाइम तक नहीं आया था, अब ऑफिशियल पेपर अपना आ चुका है और ऑफिशियल पेपर आने के बाद वैसे सॉल्यूशन भी बहुत सारे आ चुके हैं। काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चंस ढूंढने में बच्चों को परेशानी हो रही है, इसलिए बच्चों ने हमसे कहा कि सर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाइए जिसमें काम की बात हो और फालतू की बातें ना हो। तो बेटा इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें आपको मिलेंगी। फटाफट जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे और ओनली सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कम टाइम में, मतलब कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो इस वीडियो को देख के। और मैं कोशिश करूँगा कि ये पेपर 2 पूरा अपना एक थ्रो में, वन थ्रो में, सिंगल थ्रो में पेपर 2 का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बच्चों दे पाऊँ। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन अवॉइड करूँगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग अपने आप देखें, ठीक है। तो लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा है या जिस तरह से हम उसे स्मार्ट मेथड या ट्रिकी मेथड से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे बच्चों आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो पेपर 2 में जो अपना क्वेश्चन आया है बच्चों, ये अपने पास पहला क्वेश्चन था अपना, दिस वन इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक। अभी अपने पास जो पहली प्रॉब्लम आई है, हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रॉब्लम है भाई। कैलकुलेशन हम थोड़ी बहुत बोल सकते हैं, अदरवाइज ये एक आसान प्रॉब्लम है। अब जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा ये हमें 1/3 दे रखा है और कॉस अल्फा माइनस बीटा ये हमें 2/3 दे रखा है। अल्फा 0 से π/2 के बीच में है, 0 से π/4 के बीच में है और बीटा माइनस π/4 से 0 के बीच में है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अल्फा प्लस बीटा अपना माइनस π/4 से प्लस π/4 के बीच में है, कि भाई अल्फा प्लस बीटा अपना माइनस π/4 से प्लस π/4 के बीच में है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। मैं एक बार दूसरा मार्कर ले लेता हूँ रेड, वो थोड़ा कम विजिबल होगा बच्चों आपको। तो अल्फा प्लस बीटा, कि भाई अल्फा 0 से π/4 के बीच में है और बीटा माइनस π/4 से 0 के बीच में है, तो अल्फा प्लस बीटा अपना 0 से π/4 के बीच में है। और अगर मैं अल्फा माइनस बीटा की बात करूं तो अल्फा माइनस बीटा अपना 0 से π/2 के बीच में है, कि भाई दिस लाई बिटवीन 0 to π/2। अब यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। मैं स्क्वायर बाद में लूंगा, पहले इसे सीधे क्लब करने की कोशिश करता हूँ कि भाई सीधे इसे कैसे क्लब कर सकते हैं। जैसे इसमें से और इसमें से अगर हम नीचे देखें, एलसीएम लें, तो नीचे आएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। साइन बीटा इंटू कॉस बीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 बीटा अपॉन 2, ठीक है। और एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या बनेगा, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, मतलब कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी। कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, ये किसका फॉर्मूला होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का, ठीक है। इसी तरीके से इसमें से और इसमें से, कि भाई इन दोनों से अगर हम बात करें कि भाई इन दोनों में किसका हमारे पास ये आएगा, तो इन दोनों में हमारे पास आएगा बच्चों जी, नीचे आएगा 2 साइन 2 अल्फा। मैंने वापस येलो ले लिया क्योंकि ग्रीन पे वो येलो अच्छा दिख रहा है और उस पर वो वाला अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और ऊपर वापस यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा हमें गिवन है 2/3, तो 2/3 ये हमारे पास कितना हो गया, 4/3। ये भी 4/3 हमारे पास कॉमन आ गया और बचा क्या, 1/sin 2 अल्फा प्लस 1/sin 2 बीटा। अब 1/sin 2 अल्फा प्लस 1/sin 2 बीटा, अगर मैं इसमें एलसीएम वापस लूँ तो नीचे मेरे पास क्या आएगा, sin 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा और ऊपर क्या आएगा, sin c प्लस साइन डी। साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो ये जाएगा 2 sin अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/3, ठीक बात, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज 2/3। ये भाई कॉस अल्फा माइनस बीटा 2/3 हमारे पास आएगा, तो ये 2 ये हमारे पास कितना हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये 4 इंटू 4 16/27। भैया अपने पास कितना हो गया, 16/27, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 16/27 के बाद तो ये 2 इंटू 2 4 16/27। अब साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा अपने पास मिल जाए तो कार्यक्रम अपना हो जाए। अब देखो साइन 2 अल्फा के लिए, साइन 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा।
और 2 बीटा को मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, कि भाई उसको मैं क्या लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए साइन अल्फा प्लस बीटा विच इज 1/3 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज 2/3 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, भाई साइन अल्फा प्लस बीटा 1/3 है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा √8/3, √8/3, ठीक बात। और कॉस अल्फा माइनस बीटा पता है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा कितना होगा √5/3। भाई जैसे ये 2/3 है, ये अपने पास 2/3 है, तो ये कॉस है, तो साइन वाला कितना हो जाएगा √5/3, √5/3। तो ये अपने पास कितना हो गया 2 + √40/9, 2 + √40/9, ठीक है। इसी तरह हमारे पास साइन 2 बीटा कितना होगा, कि व्हाट इज साइन 2 बीटा। साइन 2 बीटा के लिए हम इसे क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का लगा, यहाँ साइन ए माइनस बी का लगेगा, तो ये आएगा 2 - √40/9, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो साइन 2 अल्फा ये आ गया, साइन 2 बीटा ये आ गया। अब अगर हम इसको यहाँ पे रख दें, भाई ये सब मैं इसमें ले चुका हूँ, तो नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 2 4 - 40 दैट विल बी -36 और 9 × 9, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 9 × 9, तो 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 4 चौक 16, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -4/3, -4/3 इस अंदर वाले की वैल्यू आई है बेटा जी -4/3। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है -4/3, तो -4/3 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर होगा अपने पास 16/9, ठीक है। और 16/9 का हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू, तो इसका आंसर 16/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1, कि भाई इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर 1 था। ये पहला क्वेश्चन था। मॉडरेट कैटेगरी में बोलूँगा, वैसे इजी भी बोल सकते हैं इसे, कि भाई अपने पास मॉडरेट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, कि मॉडरेट ही इसे बच्चों बोला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भाई हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ना। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में बहुत ही आसान डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, अपने वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। अगर मैं इसको x को इधर ले जाऊं, तो dy/y² - 4y इज इक्वल टू dx/x। भाई भाई ये इधर आ जाएगा, ये -dx/x, ये अपने पास उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेट करना है। ये 1/क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन है भाई, और ये हो गया हमारे पास कितना ln x, कि दिस इज ln x, और ये अपने पास कितना हो गया 1/ भाई +4 - 4 करेंगे, तो ये y+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2a 1/4 ln y - 2 - 2 अपॉन y - 2 + 2 प्लस ln c, ठीक बात, प्लस ln c हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ln y - 4, सॉरी ये हो गया हमारे पास y - 4 अपॉन y, मॉड लगा लो है ना, उस भाई मॉड वोड तो अपना इसमें लॉग्स के भी एक्यूमुलेट हो जाता है। ये 4 अपने पास इधर जाएगा, तो 4 अपने पास इधर जाएगा, और ये 4 ln x प्लस इसे c' बोल दो या ln c' बोल दो, ये ln c' हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया y - 4 अपॉन y इज इक्वल टू cx⁴, ये हमारे पास आ गया c'(x⁴। वैसे अगर हम लिखें तो ये हमारे पास कितना होगा c'(x⁴, c'(x⁴। अब यहाँ पे c' निकालने के लिए हमें y of 1 2 दे रखा है,
तो y ऑफ 1 2 रखेंगे तो 2 माइनस 4/2 दैट विल बी -1, और यहाँ तो c डैश कितना जाएगा अपने पास -1। तो c डैश -1 आ गया, तो हमारे पास क्या बना बेटा जी, y - 4 इज इक्वल टू -y x की पावर 4, तो y इज इक्वल टू 4/1 प्लस x की पावर 4, ये अपने पास यहाँ पर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, y ऑफ √2, तो y ऑफ √2 अपने पास कितना होगा, √2 की पावर 4 दैट विल बी 4/5, ये अपने पास 4/5 होगा, तो 4/5 इंटू 10 आंसर विल बी 8, कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये आसान क्वेश्चन था, मैं इस क्वेश्चन को इजी रेट करूंगा, ये क्वेश्चन बच्चों सभी के लिए आसान करने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये हमें अगेन इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन दे रखा है, और यार ये लड्डू क्वेश्चन है, मैं तो इसे लड्डू बोलूँगा, ये लड्डू क्वेश्चन है, लड्डू क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखो ये f(x) है और ये f इनवर्स x है, भाई ये f(x) है और ये f इनवर्स x है। ध्यान से देखना कि व्हाट इज दिस, f(x) एंड दिस इज f इनवर्स x। भाई अगर इसे मैं f(x) मानूं, इसका इनवर्स निकालूं, तो इसका इनवर्स बेटा जी यही आएगा। ठीक है, अब f(x) प्लस f इनवर्स x, जैसे सपोज करो भाई ये हमारे पास y इज इक्वल टू x लाइन है, ये हमारे पास क्या लाइन है, y इज इक्वल टू x। मैं इसे बिल्कुल नए तरीके से बता रहा हूँ, जिससे आप की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी एकदम, है ना, कि भाई सर ने ये क्या कर दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, और 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, log 9, यहाँ पे कहीं इसकी वैल्यू है। मतलब ये फंक्शन इस तरह का हमारे पास होगा, ये फंक्शन है हमारे पास क्या, f(x) है ना। अब ये फंक्शन f(x) है, दिस इज व्हाट f(x), ये हमारे पास है, ये f(x), ये f(x) हो गया। ठीक है, अब ये है f इनवर्स x, तो f इनवर्स x का जो ग्राफ होगा वो इसका ये ग्राफ होगा, f इनवर्स x। भाई f(x) ये है तो f इनवर्स x इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा, बोलो हाँ या ना। अब f(x) का ग्राफ ये है, f इनवर्स x का ग्राफ ये है। हमें f(x) का एरिया बताना है, यहाँ से ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये बताना है f(x) के लिए, कि भाई f(x) के लिए 1 से लेके 2 ये वाला एरिया बताओ। ठीक है, और उसके लिए कौन सा बताना है, उसके लिए हमें बताना है, मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे ये बताना है, ये f इनवर्स x था अपने पास, उसके लिए मुझे ये वाला एरिया बताना है, ये एरिया बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एरिया निकालना है, ये तो लाल वाला तो क्या है, ये वाला इंटीग्रेशन, और ये वाला क्या है अपने पास, ये वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी है अपने पास, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है अपने पास log 9 बेस 2, दिस इज नथिंग बट log 9 बेस 2। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो एरिया है, ये एरिया ये वाला एरिया नहीं है सिमेट्री से, भाई अगर ग्राफ सिमेट्रिक है तो जो ब्लू वाला हमने ये जो एरिया निकाला है, ये एरिया इस एरिया के बराबर है। इसका मतलब जो रिक्वायर हमारे पास इंटीग्रेशन है बेटा जी, जो रिक्वायर इंटीग्रेशन है वो हमारे पास एक तरीके से इस बड़े वाले स्क्वायर में से इस छोटे वाला स्क्वायर का एरिया घटा दो। भाई इस बड़े वाले पार्ट में से, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल में से, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, कि भाई इस पूरे में से ये एरिया घटा दो, ये ब्लू वाला ये आ जाएगा और ये लाल वाला ये आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये वाला रेक्टेंगल भाई ये कितना था, ये हमारे पास था 2, ये हमारे पास कितना था 1, तो इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है 2, मैं लिख रहा हूं इसका क्या है 2 log 9 बेस 2, और छोटे वाला कितना है -1, तो एरिया कितना आ गया 2 log 9 बेस 2 -1। अब हमें इसका निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। भाई log 9 बेस 2, log 9 बेस 2 की वैल्यू होगी 3 पॉइंट समथिंग, यस 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2, भाई 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2 कितना होगा 3.12 इंटू 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग माइनस सम 5 पॉइंट समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना जाएगा 5। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 5, कि भाई इसकी वैल्यू हमारे पास किससे है 5 से
ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो पूरे पेपर का मतलब लड्डू से भी नीचे कोई संज्ञा होना अगर, तो मैं इसे वो देना चाहूँगा लड्डू क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए पेन उठाने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं सॉल्यूशन देने के लिए दूंगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, भाई एक्स लॉग वगैरह दे रखा है तो पॉजिटिव ही आएंगे, जो भी आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। अब देखो अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ तो 16 लॉग एक्स बेस 5 का 4 माइनस 68 लॉग एक्स बेस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16। ये मेरे पास डिग्री 4 की इक्वेशन बनी। कितने डिग्री की इक्वेशन बनी? डिग्री 4 की। और ये देखो बाई क्वाड्रेटिक बनी है। क्या बनी है? बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री 4 की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सम ऑफ रूट्स कितना है? 0। अब सम ऑफ रूट्स क्या होगा? log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log x4 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log x4 0 है, तो log x1 x2 x3 x4 दैट विल बी 0। तो log उधर जाएगा तो x1 x2 x3 कितना हो गया? 1। तो इसका आंसर सीधे सीधे कितना आएगा? 1। द आंसर ऑफ दिस विल बी 1। इस क्वेश्चन में बच्चे टाइम बचा सकते थे, मतलब नंबर लूट सकते थे, सब कुछ इसमें हम कर सकते थे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। व्हाट विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन? यार ये क्वेश्चन भी बच्चों इजी है। दिस वन इज वेरी इजी प्रॉब्लम, मतलब ये अपने पास आसान। भाई कुछ क्वेश्चन जैसे मैं कहता हूँ कि हमेशा पेपर में आसान आते हैं, तो ये क्वेश्चन उन आसान क्वेश्चंस में से ही है। अब देखो यहाँ पे बीटा x टेंडिंग टू 0 बताना है, नीचे x³ है। तो एक तरीके से मुझे ऊपर जितने भी x³ वाले हैं सब मुझे चाहिए। e की पावर x³ का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस x³। ठीक बात। इसका एक्सपेंशन क्या होगा? माइनस ऑफ 1 माइनस x³ बाई 3। इसका एक्सपेंशन ये होगा। साइन x का x यूज़ करेंगे भाई, आगे x³ वाला भाई, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना होगा? 1 माइनस x² बाई 2, आगे x की पावर 4 आएगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1। अब यहाँ से मुझे x² मिला, तो आगे मुझे साइन x में x³ लेने की ज़रूरत है? नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो हो गया x। ठीक है, तो ये 1 इस 1 से कैंसिल आउट हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x³ सब कट गया, तो ऊपर क्या बचा? 1 माइनस प्लस, भाई हमारे पास क्या बचा? ये ऊपर x³ 1 प्लस, भाई इसको हम अगर लिखेंगे 1 माइनस x³ बाई 3, तो ये हमारे पास ये होगा, और 1 माइनस x² बाई 2 -1, ये हमारे पास ये होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 प्लस ये कितना होगा? 1/3 माइनस 1/2। तो यहाँ से कितना आएगा? 1 प्लस 1/3, और यहाँ पे कितना आएगा? -1/2। 1/3 माइनस 1/2 ये कितना होगा? 1 माइनस 1/6, ये कितना हो गया? 5/6। तो 5/6 इज इक्वल टू बीटा, तो 6 बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 5। ये अपने पास 5 आ गया, ये अपना आंसर हो गया। लड्डू क्वेश्चन, मतलब अगेन वेरी इजी प्रॉब्लम, भाई इजी प्रॉब्लम ही इसे बोला जाएगा। आगे आ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं फटाफट क्वेश्चन के सॉल्यूशन इसलिए दे रहा हूँ जिससे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। जो बच्चे 2023 और 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी एक आइडिया लगे कि भाई किस तरह का पेपर आया है, किस तरह का पेपर का सॉल्यूशन हम कर सकते थे, कैसे ये देख सकते थे। ठीक है, अब देखो बीटा एक रियल नंबर दे रखा है, और ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये पूरी की पूरी। बीटा एक रियल नंबर है, तो ये हमें एक कार्यक्रम दे रखा है ना, और ये हमें एक कार्यक्रम दे रखा है, और यहाँ पे हमें ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स दे रखी है कि दिस वन इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमें 9 बीटा की वैल्यू बतानी है कि 9 बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो अगर मैं डिटर्मिनेंट ए निकालूं कि भाई डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है, तो बीटा 0 1 2 1 -2, ये निकालने के लिए मैं ऑपरेशन लगा लेता हूँ सीधे इसमें कि R3 गोज टू R3 माइनस R2। अब R3 गोज टू R3 माइनस R2 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 0। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 1 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 1, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है, और ये सिंगुलर होने के लिए इसमें a की पावर 5 अगर मैं कॉमन ले लूँ, a की पावर 5 का डिटर्मिनेंट और
ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए माइनस बीटा इंटू आई, इसका डिटरमिनेंट। अब देखो ये तो जीरो है नहीं, तो ये जीरो होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, जीरो। अब इसके भी बच्चों यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बीटा ए प्लस ए माइनस बीटा आई, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से ए कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस आई इंटू ए माइनस बीटा आई, ये। अब दिस इज इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो हो या ये जीरो हो, इन दोनों में से कोई एक चीज जीरो होनी चाहिए, या तो ए प्लस आई जीरो होना चाहिए या ए माइनस बीटा आई जीरो होना चाहिए। अगर हम ए प्लस आई को देखें, ए प्लस आई हमारे पास क्या होगा, बीटा प्लस 1 0 1 2 2 माइनस 2, है ना भाई, मैंने बीटा प्लस ए प्लस आई लिख रहा हूँ सीधे मैं, 3 1 माइनस 1। ये मेरे पास कितना आया, ये मेरे पास आया a प्लस आई, डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई मेरे पास ये आया। अब डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई इसके रेस्पेक्ट में करेंगे जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 कितना होगा, -4, मतलब ये भी जीरो नहीं है। तो ये जीरो नहीं है तो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बीटा आई ये जीरो होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बीटा आई, a में से बीटा आई माइनस कर दो, a में से बीटा आई माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 1, ये कितना होगा 2 1 माइनस बीटा, ठीक है, ये कितना होगा -2, ये कितना होगा 3 1 -2 माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो सिंपल अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लिया, 2 -3 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा कितना आ गया 1/3, कि बीटा सिंपली इज इक्वल टू 1/3। बीटा 1/3 है तो 9 बीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा जी अपने पास, 3, कि द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 3। तो यार ये भी आसान ही क्वेश्चन मैं मानूंगा, मतलब ठीक है भाई, चलो इतनी बड़ी दी होती है तो कई बार हाथ पैर बच्चों के फूल जाते हैं पेपर में, लेकिन ये ठीक है, आसान क्वेश्चन ही था। अब आते हैं बच्चों आगे वाले क्वेश्चन पे। ये हमें हाइपरबोला का एक क्वेश्चन दे रखा है भाई। इस हाइपरबोला के क्वेश्चन में विथ फोकस S एंड S1, S लाइज ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। भाई मैं एक बार से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखिए भाई इसके जो फोकस हैं S एंड S1 फोकस हैं, ये हमारे पास इसके क्या है फोकस, S एंड S1 आर फोकस। P बी द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि भाई P अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट इन्होंने दे रखा है। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्री बनाने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये अपने पास, ये मान लीजिए ये अपने पास x एक्सिस दे रखा है, ये अपने पास y एक्सिस दे रखा है, ये अपने पास हाइपरबोला का एक आर्म दे रखी है, और ये अपने पास बच्चों फोकस है इसका, कि भाई दिस वन इज फोकस S, और ये हमारे पास बच्चों दूसरा फोकस हो गया S1, ये हमारे पास दूसरा फोकस हो गया S1। P इस पे एक पॉइंट दे रखा है भाई, P एक पॉइंट इस पे दे रखा है, और P जो पॉइंट इस पे इन्होंने दे रखा है कि भाई P जो हमें पॉइंट दे रखा है वहाँ पे एंगल SP/S1 अल्फा दे रखा है। एंगल SP/S1 अल्फा दे रखा है बच्चों, तो एंगल SP/S1 मैं एक दूसरा ले लेता हूँ मार्कर, ये हमारे पास मिलाया, ये हमने इससे मिलाया, ये पूरा एंगल हमें अल्फा दे रखा है कि दिस कंप्लीट एंगल इज व्हाट, अल्फा। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू S एंड हैविंग स्लोप सेम एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। एक लाइन है भाई, यहाँ पे थोड़े से मैं मार्कर ज़्यादा यूज़ करूँगा जिससे आपको एक अच्छी पिक्चर बच्चों यहाँ पे दिखाई दे। एक हमारे पास ये P पॉइंट पे टेंजेंट है, ये हमारे पास P पॉइंट पे टेंजेंट है। एक लाइन है जो हमने इससे खींची, इसके पैरेलल, ये हमने इसके पैरेलल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसके हमने यहाँ पे खींची जो S से पास होती है। बाय द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P टू द हाइपरबोला। मतलब ये टेंजेंट और ये हमारे पास क्या है बच्चों, पैरेलल है, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P
कि भाई इस स्ट्रेट लाइन को मैं इसके लिए वापस अपना एक कलर मार्कर ले लेता हूँ। इस स्ट्रेट लाइन को ये आगे काटती है एट P1, कि भाई ये P1 पे इन्होंने इसे काटा, कि भाई इसने इसे को P1 पे काट लिया। ठीक है, लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन S1P। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात जो इन्होंने बढ़िया सी दी है कि भाई मैं ये वाला लेट से ये यूज़ कर लेता हूँ कलर, कि भाई P पॉइंट की डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस इन्होंने दी है डेल्टा। डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन SP1। ठीक है, एंड S1P ये डिस्टेंस बीटा है, कि दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट बीटा। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, बीटा है। ठीक है, अब हमें बतानी है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, मतलब बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 हमें ये निकालना है। भाई क्वेश्चन शानदार है, नो डाउट, भाई क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैंने एक दो कंस्ट्रक्शंस कर लेता हूँ। भाई एक दो कंस्ट्रक्शन करूँगा तो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। मैं कंस्ट्रक्शन के लिए दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ। भाई जैसे ये तो मैं डेल्टा दे रखा है, तो यहाँ से फोकस से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल लिया, ये फोकस से हमने इसके ऊपर डाल लिया टेंजेंट के ऊपर। यहाँ से परपेंडिकुलर, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ से, या यहाँ से परपेंडिकुलर है, तो दोनों चीज़ क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब ये भी परपेंडिकुलर कितना होगा, डेल्टा होगा, कि दिस परपेंडिकुलर इज ऑल्सो डेल्टा। अब ऐसा करता हूँ, इस फोकस से इस टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ठीक है, इस फोकस से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ। लेट से ये हमारे पास क्या है, लैम्डा। तो किसी टेंजेंट के ऊपर फोकस से डाले गए परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट कितना होता है, b²। मतलब डेल्टा इंटू लैम्डा, मैं वापस येलो पे आ जाता हूँ, डेल्टा इंटू लैम्डा इज इक्वल टू b² और b² कितना दिया है, 64। ठीक है, अब हमें लैम्डा एलिमिनेट करना है, कि भाई लैम्डा हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई डेल्टा इंटू लैम्डा दैट इज इक्वल टू 64। ये आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि भाई किसी भी हाइपरबोला या एलिप्स दोनों में टेंजेंट के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, फोकस से डालो या फिर दोनों फोकस से डालते हैं, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो b² के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये ध्यान से देखना, ये तो ये इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका क्या हो गया बच्चों, एक तरीके से नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से हमें ये जो एंगल होता है भाई, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, कि भाई यहाँ से जाएगी और मतलब एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या, कि भाई ये जो टेंजेंट होती है ये इसका क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर होती है। भाई इस लाइन का और इस लाइन का क्या होती है, वो एंगल बाइसेक्टर होती है। तो ये पूरा एंगल अल्फा था, तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा बाई 2। ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा बाई 2। अब ये हमारे पास अल्फा बाई 2 हो गया, ये बीटा है, ये अल्फा बाई 2 है, तो ये लैम्डा कितना है, ये बीटा है, ये लैम्डा है, ये अल्फा बाई 2 है। तो लैम्डा कितना हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर है तो बीटा साइन अल्फा बाई 2, बीटा भाई ये हाइपोटेनियस हो गया, ये एंगल हो गया, और ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो ये इतना हो गया बीटा साइन अल्फा बाई 2। तो मैं इस लैम्डा की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा बीटा साइन अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 64। अब बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 64, यही हमें निकालना था। अपॉन 9 कर लो, अपॉन 9 कर लिया, अपॉन 9, तो 9 64 बाई 9 7 जा 63, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू कितना हो गया, 7। यार ये क्वेश्चन मैं शानदार मानता हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब शानदार इन्होंने ज्योमेट्री बनवाई है और शानदार तरीके से इन्होंने ये पूछी है। मतलब इट्स ए गुड क्वेश्चन। पेपर में अगर हम इसे कर रहे हैं और ये सब सोच पाना पेपर में काफ़ी मुश्किल होगा, तो ये टफ
क्वेश्चन मैं इसे मानूंगा कि यार ये हमारे पास टफ क्वेश्चन बच्चों दिया गया था, मज़ेदार भी था भाई। ये क्वेश्चन मज़ेदार के साथ साथ टफ, सब आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगेन एरिया का हमें दे रखा है कि भाई ये एरिया का क्वेश्चन है कि भाई इसमें हमें एक gx फंक्शन दे रखा है 2 1 - 4 mod x by 3 और एक हमें fx दे रखा है x² + 5/12 और हमें एक रीजन डिफाइन कर रखा है कि भाई ये हमारे पास ये रीजन है और इस रीजन में ये mod x 3/4 से छोटा है और y fx और gx दोनों के मिनिमम से छोटा है। अब देखो यहाँ mod x है, यहाँ पे x² है, दोनों इवन फंक्शन है। दोनों फंक्शन कैसे हैं? इवन। तो जो काम y एक्सिस के राइट साइड में हो रहा होगा वही काम y एक्सिस के लेफ्ट साइड में हो रहा होगा। तो मैं y एक्सिस के राइट साइड वाले की बात करता हूँ और लेफ्ट साइड वाले की बात नहीं करूँगा। तो राइट साइड में मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका हमारे पास बच्चों ग्राफ जो होगा 2 × 1 - मैं से एक बार लिख लेता हूँ भाई, इसे मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास ये क्या है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन है अलग से। gx मेरे पास क्या है कि gx = 2 × 1 - 4x/3 भाई, जब x अपना किससे छोटा है? 3/4 से छोटा है। आगे तो ये 0 है, ठीक है, आगे तो ये क्या है अपने पास? 0। तो ठीक है जी, अच्छा। और fx हमारे पास क्या है? fx हमारे पास है x² + 5/12 कि x² + 5/12 है, ये हमारे पास fx है। तो अगर हम इनका ग्राफ बनाएं, मैं सिर्फ इधर ग्राफ बनाना हूं, जो भी एरिया आएगा उसका मैं डबल कर दूंगा। तो 2 × 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 2 और 3/4 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 0, ये 3/4, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास gx का भाई। इधर भी बनाएं तो इधर ये ग्राफ आ जाएगा इसका, ठीक है, कि दिस विल बी द ग्राफ ऑफ gx। और x² + 5/12 इसका जो ग्राफ होगा बच्चों, ये ग्राफ होगा इसका, ये पैराबोला हमारे पास ये ग्राफ होगा। तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि यार ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास किसका है? इन दोनों का। तो हम x² + 5/12 = 2 × 1 - 4x/3 करेंगे तो x की वैल्यू जो हमें एक्सेप्टेबल होगी वो कितनी आ जाएगी? हाफ आ जाएगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, मैं सिर्फ इधर निकालना हूँ, इधर वाला एरिया निकालने के लिए मैं इसको क्या करूँगा? ट्वाइस। अब देखो यहाँ पे अपने पास बच्चों हमें जो एरिया निकालना है, इन दोनों में मिनिमम, इस टाइम पे मिनिमम ये है और उसके बाद मिनिमम ये है, और हमें ये एरिया निकालना है। ये एरिया भाई, ये इधर भी ले लेता हूँ मैं, चलो, कि भाई ये एरिया हमें निकालना है। दिस एरिया वी नीड टू फाइंड कि ये एरिया हमारे पास ये वाला क्या होगा। तो ये एरिया की अगर हम वैल्यू देखें तो एरिया विल बी 2 टाइम्स भाई, इधर का मैं देख रहा हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके हाफ, 0 से लेके हाफ में fx मिनिमम है, तो x² + 5/12 है ना, dx प्लस 1/2 से 3/4, 1/2 से 3/4, 2 टाइम्स 1 - 4x/3 dx। तो ये हमें पूरा का पूरा यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन करना होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एरिया के क्वेश्चन में जनरली कैलकुलेशन आती ही है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन अपने पास नहीं आती है इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास पूरा एरिया जो आ जाएगा भाई, ये एरिया है अल्फा = 2/3। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं भाई, क्योंकि इस कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, और कैलकुलेशन ऐसी ट्रिकी भी नहीं है भाई। यहाँ कैलकुलेशन ट्रिकी होगी, आई विल लेट यू नो द कैलकुलेशन कि भाई कैलकुलेशन हमारे पास क्या है। तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 2/3 आ गया। तो 9 अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 9 अल्फा इज व्हाट? 6, कि भाई ये हमारे पास 6 आंसर इसका आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास बच्चों 8 क्वेश्चंस जो थे, ये हमारे पास 8 के 8 क्वेश्चंस थे इंटीजर टाइप, सिंगल डिजिट इंटीजर, कि भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने पास सिंगल डिजिट इंटीजर थे। +3 सही करने पे मिल रहे थे, गलत करने पे -1 की व्यवस्था इन क्वेश्चंस में की गई थी। तो 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ दें तो बाकी लगभग जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे आसान हैं। 1-2 क्वेश्चंस
को अगर हम छोड़ दें तो, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास क्या है ना। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, भाई व्हिच वन वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट पी क्यू आर एस बी ए क्वाड्रिलेटरल इन ए प्लेन। भाई पी क्यू आर एस हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, लेट से सॉरी भाई पी क्यू आर एस हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है कि भाई ये लेट से हमें पी क्यू आर एस, ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इसमें तरह तरह के एंगल दे रखे हैं। एंगल पी क्यू आर ये हमें 70 डिग्री दे रखा है, दिस वन इज 70 डिग्री। एंगल क्यू आर एस ये भी हमें 70 डिग्री दे रखा है कि दिस इज 70 डिग्री। और एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस अगर मैं इसको मिलाऊं, दूसरे मार्कर से मिलाना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, ये एंगल हमें 15 डिग्री दिया हुआ है ना, कि दिस एंगल इज 15 डिग्री। एंड एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इज 40 डिग्री, ये हमने इसे मिलाया, ये एंगल हमें दिया है 40 डिग्री कि दिस एंगल इज 40 डिग्री। उसके बाद हमें क्या दिया है, एंगल आर पी एस, एंगल आर पी एस ये हमें थीटा दिया है कि दिस वन इज थीटा। उसके बाद हमें बोला गया है पी क्यू इज अल्फा। भाई पी क्यू के बात करें, पी क्यू हमें अल्फा दिया है, ठीक है। पी एस इज बीटा, पी एस हमें बीटा दिया है। और क्यू आर इज 1, ये क्यू आर 1 वाला डेटा रह गया कि क्यू आर इज 1। और हमें बताना है ये 4 अल्फा बीटा साइन थीटा डिग्री किसके बीच में होगा। अब किसके बीच में होगा ये देखने के लिए, ये 70 डिग्री है तो ये 55 डिग्री होगा बेटा जी अपने पास, 55 सॉरी, ये कितना होगा अपने पास, ये 55 डिग्री अपने पास होगा कि दिस विल बी 55। ये पूरा 70 है तो ये अपने पास 55 होगा। अब देखो ये 55 है, ये 55 है, तो ये अपने पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, एसओटी लगा सकते हैं। जैसे ट्राइंगल पी क्यू आर, इस वाले ट्राइंगल में साइन रूल का क्वेश्चन है ये, बेसिकली किसका देखा जाए, ये क्वेश्चन किसका है, साइन रूल का ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो ये पूरा एंगल 70 था तो ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री होगा, तो अल्फा अपॉन उसके सामने वाला, तो अल्फा अपॉन साइन 30 मतलब 2 अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है भाई। साइन 30 की मैंने वैल्यू लिखी 1/2, तो अल्फा अपॉन 1/2 दैट इज 2 अल्फा हो गया अपने पास, ठीक। अब यहाँ पे ये अपने पास 1 है कि दिस विल बी 1, ये अपने पास पूरा 70 था, ये अपने पास 30 है, तो ये बचा कितना होगा 80 डिग्री। ये पूरा 70 था, ये 30 है, तो ये बचा कितना हो गया 80 डिग्री, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन 80 डिग्री कि दिस इज 1 अपॉन साइन 80 डिग्री। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 80 डिग्री, ये हमारे पास अल्फा की एक तरीके से वैल्यू भी आ गई है ना। अब उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल देखते हैं पी एस आर। अब ट्राइंगल पी एस आर में बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री, बीटा तो ये हो गई, उसके सामने वाली साइड कितनी है 40 डिग्री, बीटा अपॉन साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू, ये 1 है और ये कितना है 1 अपॉन उसके सामने का एंगल साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2 अल्फा बीटा अपॉन साइन 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 80 को लिख लो 2 साइन 40 इंटू कॉस 40 कॉस 40 इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइन 40 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 साइन थीटा इधर आएगा, तो 4 अल्फा बीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन दैट इज इक्वल टू सेक 40 डिग्री। ये हमारे पास कितना आ गया सेक 40 डिग्री, दिस इज व्हाट सेक 40 डिग्री।
अब sec 40 डिग्री की हमें रेंज देखनी है। अब देखो sec 40 डिग्री इज लेस देन, भाई sec 40 डिग्री इज लेस देन sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री कितना होता है, √2। तो sec 40 डिग्री इज लेस देन √2, तो ये √2 से छोटा है और 1 से बड़ा होता है। तो ये 1 से लेकर √2 के बीच में है। अब 1 से लेकर √2 के बीच में हैं, तो कौन कौन से ऑप्शंस अपने पास सही हैं? ए ऑप्शन सही है, 1.1 ये ऑप्शन सही है अपने पास, 1 से लेकर 2 के बीच में भी होगा। ये गलत है और ये अपने पास गलत है। तो इसका आंसर हमारे पास कौन सा आ रहा है, ए एंड बी। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ। हाँ यार, तो ये अपने पास था बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। मतलब हम आधी सीढ़ी पार कर चुके हैं, आधे अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अपने पास आधे क्वेश्चंस और बचे हैं, आधे क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 to 9 सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आगे बढ़ जाता हूँ मैं फटाफट। ओहो हो, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है भाई। ये क्वेश्चन जो है हमारे पास अल्फा दे रखा था, एक सीरीज दे रखी है, gx डिफाइन कर रखा है, और ये इन चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें बताना था। अब देखो यार, यहाँ पे ये क्वेश्चन मतलब मैक्सिमा मिनिमा एओडी का हम इसे बोलते हैं कि भाई एओडी का है। ये अल्फा एक अपनी जीपी है कि भाई अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा बेटा जी अपने पास एक जीपी है। वो जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, sin² π/6 मतलब 1/4। तो 1/4 जीपी है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशो भी कितना होगा 1/4। तो अल्फा कितना आ गया 1/3 कि अल्फा इज व्हाट 1/3। तो अल्फा 1/3 का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। gx हमें 0 से 1 के बीच में दे रखा है। तो gx को मैं क्या लिख सकता हूँ कि gx इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा x प्लस 2 की पावर अल्फा अपॉन 2 की पावर अल्फा x। अब जैसे ये दिखाई दे तो मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए हम AMGM यूज़ कर सकते हैं। तो AMGM हम यहाँ पे यूज़ करें तो 2 की पावर अल्फा x प्लस 2 की पावर अल्फा अपॉन 2 की पावर अल्फा x, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन अपॉन 2, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा 2 की पावर अल्फा बाई 2 अपॉन 2 मैं इधर ले गया अपॉन 2। ये दो नंबर का अर्थमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2। तो अल्फा कितना है 1/3, तो 1 प्लस 1/6 मतलब 2 की पावर 7/6 आ गया। अब 2 की पावर 7/6 ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू वाली बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि भाई ऑप्शन ए अपना यहाँ पे सही होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 की पावर 7/6। अब ये होगी कितने पॉइंट पे? अब इसके लिए AMGM के लिए ये दोनों बराबर होने चाहिए, यस। तो 2 की पावर 2 अल्फा x इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा हो जाएगा, तो x बेटा 1/2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू एक पॉइंट पर आ रही है 1/2 पे आ रही है। तो यहाँ पे एक इन्होंने बोला हुआ है gx अटेन्स द मिनिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट, ये बात गलत हो गई। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो मिनिमम अपना 1/2 पे बना और 0 से 1 इसकी डोमेन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा। भैया हमने पास ये 0, ये 1/2 और ये 1। तो मैक्सिमम कितने पॉइंटों पे आ रहा है, 2 पॉइंटों पे नहीं, मैक्सिमम चेक करना पड़ेगा G0 और G1 निकाल कर। अब अगर हम G0 और G1 यहाँ पे देखें तो G0 कितना है 1 प्लस 2 की पावर अल्फा। G0 कितना है भाई, x को 0 रखा तो 1 प्लस 2 की पावर अल्फा। और G(1) अगर हम देखें कि G(1) कितना है 2 की पावर अल्फा प्लस 1, मतलब दोनों बराबर हैं। मतलब दोनों कैसे हैं, बराबर। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंटों पर आ रही है, एक तो 0 पर आ रही है और एक 1 पर आ रही है। तो मैक्सिमम अटेन एट मोर देन 1 पॉइंट, ये हमारे पास बिल्कुल सही है कि मैक्सिमम अटेन एट मोर देन 1 पॉइंट। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, 1 प्लस 2 की पावर अल्फा। अल्फा कितना था 1/3, तो 1 प्लस 2 की पावर 1/3। तो ये हमारे पास तीनों ऑप्शन सही हैं, A B C।
ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है बच्चों, ऐसा नहीं है कि मतलब टफ वाले तो नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। दिस वन इज मॉडरेट लेवल प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद यार ये अच्छा क्वेश्चन मैं मान रहा हूँ कि भाई दिस वन वाज ए वेरी गुड प्रॉब्लम। भाई पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चों के हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चों के किसी के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। तो ये टफ प्रॉब्लम थी, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम थी, बट सॉल्व होने के बाद सारी प्रॉब्लम आसान लगती हैं, ऐसा जनरली होता है ना। तो पहले सॉल्व करने से पहले ही चीज़ें मुश्किल लगती हैं, उसके बाद सब चीज़ें आसान लगती हैं, बट इट्स अ गुड प्रॉब्लम एंड इट्स अ टफ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं इसमें ब्लैक पेन यूज़ करूँगा क्योंकि इसी में ही ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जेड बार स्क्वायर प्लस 1/z², इसके हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों के दोनों पार्ट इंटीजर्स हैं। ठीक है, ऐसा करता हूँ मैं जेड को लिखता हूँ r e⁻θ। तो ये हमारे पास कितना होगा, जेड बार होगा r² e⁻, जेड बार कितना होगा e⁻⁻i²θ। ठीक है, और 1/z² क्या होगा, 1/z² होगा 1/r² e⁻i²θ। नीचे i²θ आएगा, उसे मैंने ऊपर भेज दिया, तो 1/r² ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक तरीके से कि r² प्लस 1/r² e⁻i²θ, कि r² प्लस 1/r² e⁻i²θ, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इन्होंने कहा है कि अगर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही, अब इसका आप ये सोचो भाई ये r² प्लस 1/r², इसका रियल पार्ट क्या होगा इनटू cos 2θ, ये हमें m दे रखा है इंटीजर। ठीक है, और r² प्लस 1/r², इमेजिनरी पार्ट कितना होगा -sin 2θ, वो भी हमें इंटीजर दे रखा है। तो ये कार्यक्रम हमें इंटीजर दे रखे हैं दोनों के दोनों। अब ये इंटीजर दे रखे हैं तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूं मैं, है ना। अब वापस एक बार एक लाइन और ब्लैक से लिख लेता हूं। स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो r² प्लस 1/r² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² प्लस n² हो गया। दिस इज इक्वल टू m² प्लस n²। तो ये हमारे पास कितना हुआ, अगले में मैं आगे इससे आ जाता हूँ, r⁴ प्लस 1/r⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू m² प्लस n²। मतलब r⁴ प्लस 1/r⁴ प्लस 2 m² प्लस n² के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ऑप्शन पे जाएंगे कि भाई r, देखो पावर 1/4 है तो r⁴ लिखना हमारे लिए आसान होगा। तो r⁴ इसमें कितना होगा 43 प्लस 3 इंटू 205 √205 अपॉन 2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो भाई 2/43 प्लस 3 √205 आएगा, वे 43 प्लस √305 आएगा अपने पास, है ना। तो उसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या होगा 43 माइनस 3 √205, ठीक, अपॉन 43 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 205। हाँ, इतनी लंबी कैलकुलेशन पेपर में करनी होती है ना, तो बेटा वैसे ही हम मतलब बौखला सकते हैं। तो 43 स्क्वायर कितना होगा 189 नहीं 43 स्क्वायर में कैलकुलेशन देख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे। तो 43 स्क्वायर कितना होगा 1849 माइनस ये कितना होगा 1845, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4, तो ये 2 यहाँ आ गया 2 आ गया। तो इन दोनों का सम कितना आ गया, इन दोनों का सम आ गया 43/2 प्लस 43/2 मतलब 43। भाई पहले ऑप्शन में ये कितना आ गया 43 प्लस 2 मतलब 45। तो 45 m² प्लस n² होना चाहिए।
मतलब 45 कितना होना चाहिए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपने पास होना चाहिए। क्या 45 को हम एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं। 36 प्लस 9 भाई क्या लिख सकते हैं हम इसे, 36 प्लस 9 हम इसे लिख सकते हैं। 36 प्लस 9 लिखेंगे तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ए ऑप्शन है ये ऑप्शन सही आ गया कि दिस विल बी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। अब मैं बाकी ऑप्शंस के लिए एक बार चेक करता हूं कि भाई बाकी ऑप्शंस के लिए क्या आ रहा है। भाई जैसे बाकी ऑप्शन के लिए हमारे पास क्या आया था कॉन्सेप्ट, आर की पावर 4 प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 प्लस 2, ये अपने पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। जैसे ऑप्शन नंबर बी में हमें जो दे रखा है तो ये कितना होगा, 7 प्लस रूट 33 अपॉन कितना है ये 4, ये कितना होगा 4 अपॉन भाई 7 माइनस रूट 33 और 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 33 16 प्लस 2, ठीक है। तो ये 4 तो 7/4 7/4 7/2 7/2 प्लस 2, ये इंटीजर से स्क्वायर का सम हो ही नहीं सकता। तो ये बात अपने पास बी ऑप्शन क्या हो गया, इसमें कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह हम सी ऑप्शन की बात करें तो 9 प्लस रूट 65 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 9 माइनस रूट 65 अपॉन 9 स्क्वायर 81 माइनस 65 विच विल बी 16। तो ये 4 प्लस 2, तो 9/4 9/4 9/2 प्लस 2 विच कैन बी इंटीजर। तो सी अपने पास रिजेक्ट हो गया कि भाई सी भी अपना रिजेक्ट हो गया। मल्टीपल चॉइसेस इसलिए सारे चेक करने पड़ेंगे। डी की बात करें, डी क्या है, 7 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 6, ये कितना होगा 6 अपॉन 7 माइनस रूट 13, 749 माइनस 13 दैट विल बी 36 6। तो 7/6 प्लस 7/6 दैट विल बी 7/3 7/3 प्लस 2 दैट कांट बी ए इंटीजर। तो डी ऑप्शन भी अपना रिजेक्ट हो गया। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी में से सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन कर रहा है सेटिस्फाई। अब सिर्फ ए सेटिस्फाई कर रहा है तो भाई ए आंसर है। ये तगड़ा क्वेश्चन था, मतलब दिस वन इज गुड प्रॉब्लम, मतलब ये अच्छी प्रॉब्लम थी भाई। ये अच्छी प्रॉब्लम में ही काउंट होगा भाई, आसान में तो बिल्कुल नहीं काउंट होने वाला है। ये हमारा अच्छे प्रॉब्लम में ही बच्चों ये काउंट होने वाला है। अगेन एक ज्योमेट्री की प्रॉब्लम उन्होंने वापस दी कि भाई ज्योमेट्री की हमारे पास ये प्रॉब्लम है। अब ज्योमेट्री की ये जो प्रॉब्लम दी इसमें क्या था, जी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस आर ग्रेटर देन जीरो, G1 G2 G3 Gn आर द सर्कल। मतलब इस सर्कल एक सर्कल है भाई, एक ये सर्कल है, इस सर्कल के चारों ओर ये छोटे छोटे सर्कल हैं जो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। ये आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। इस तरह से इन्होंने ये कार्यक्रम इन्होंने बोल रखा है कि भाई G1 G2 G3 Gn टचेज सर्कल G एक्सटर्नली एंड G1 G2 टच करता है, G2 G3 टच करता है और Gn G1 टच करते हैं। मतलब ये जो बाहर वाले छोटे वाले सर्कल हैं ये हमें दे रखे हैं, है ना। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि भाई कौन सा हमारे पास यहाँ पे सही होने वाला है। अब देखो यहाँ पे हमने ये इसका सेंटर है, ये इसके सेंटर का रेडियस, ये इसकी रेडियस है r। भाई मैं थोड़ा सा, ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास एक और सर्कल है, ये हमारे पास दूसरा सर्कल है, ठीक है। ये हमने इसके सेंटर को यहाँ मिलाया, ये हमने इसके सेंटर को मिलाया यहाँ पे, ठीक। ये हमने इनके सेंटर को मिलाया। अब यहाँ सेंटर को मिलाया, ये हमने इसको मिलाया, ये दोनों जहाँ टच कर रहे हैं, ये रेडियस r, ये रेडियस r, ये r, ये r, ठीक है। अब हमने इसको इससे मिला दिया, ये परपेंडिकुलर होगा भाई क्योंकि ये एक, और ये एंगल कितना होगा भाई, n सर्कल हैं तो एक साइड बनेगी ये n, तो ये एंगल 2π/n होगा पूरा। तो 2π/n का ये आधा कितना हो जाएगा, π/n, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है r प्लस r और ये कितना है r। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे r अपॉन r प्लस r परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर भाई यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ये इसका परपेंडिकुलर होगा। अच्छा ये डिस्टेंस अपने पास r प्लस r है, ये डिस्टेंस,
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आर अपॉन कैपिटल आर प्लस आर, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया आर प्लस आर। तो आर अपॉन आर प्लस आर इज नथिंग बट साइन पाई बाई एन। आर अपॉन आर प्लस आर इज नथिंग बट साइन पाई बाई एन। ये हमारे पास यहाँ पे रिलेशन आ गया कि आर अपॉन आर इज दिस। ठीक है, अब आर अपॉन आर ये है, या फिर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर इज इक्वल टू कॉसेक पाई बाई एन। ये कॉसेक पाई बाई एन है, तो यहाँ से आर अपॉन आर कितना आ गया, कॉसेक पाई अपॉन एन माइनस वन। कॉसेक पाई अपॉन एन माइनस वन, ये हमारे पास आ गया। अब इन्होंने अलग अलग एंगल, अलग अलग वैल्यू हमें दी है, वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे इन्होंने दिया है n अगर 4 है तो ये पाई बाय 4 होगा, कॉसेक पाई बाय 4 कितना होगा, √2। तो r अपॉन r इज इक्वल टू √2 माइनस 1। और जबकि इन्होंने क्या दे रखा है, r इज ग्रेटर देन, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया कि भाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, कि ये ऑप्शन हमारे पास सही नहीं होगा, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक बात। अब हम बात करते हैं और अपने आगे वाले क्वेश्चन की कि भाई n अगर 5 दे रखा है, n अगर 5 दे रखा है तो बच्चों क्या होगा, इफ n इज 5, n इज 5 तो r अपॉन r अपने पास कितना हो गया, कॉसेक पाई बाई 5 माइनस 1। कोसेक पाई बाय 5 माइनस 1, ये हमारे पास कितना हो गया, r अपॉन r इज इक्वल टू कॉसेक पाई बाय 5 माइनस 1। अब कॉसेक पाई बाय 5 माइनस 1 हो गया, भाई कॉसेक पाई बाय 5 कितना होगा, भाई पाई बाय 5 होगा अपने पास 36, भाई पाई अपॉन 5 अपने पास कितना होगा 36। अब यहाँ पे हम इसे अगर कंपेयर करें, ये बताओ कि कॉसेक 30 बड़ा या कॉसेक पाई अपॉन 5 बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा। भाई पाई अपॉन 5 36 होगा, कॉसेक एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉसेक एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कॉसेक 30 बड़ा होगा कॉसेक पाई बाई 5 से। ठीक बात। कॉसेक 30 कितना होता है 2, ग्रेटर देन कॉसेक पाई बाई 5 को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ इसके लिए, r अपॉन r प्लस 1। तो r अपॉन r इज लेस देन 1 आ गया, तो कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r आ गया कि कैपिटल R स्मॉल r से छोटा है। तो ये ऑप्शन हमारा जो है बच्चों रिजेक्ट हो गया। तो A रिजेक्ट हो गया, B रिजेक्ट हो गया। अब बात करते हैं N की कि भाई C के लिए आई हैव टू शिफ्ट ऑन नेक्स्ट पेज, कि भाई अगले पेज पे मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा कि n इज इक्वल टू 8 के लिए क्या है, n इज इक्वल टू 8 के लिए। अब हमारे पास रिजल्ट क्या था पीछे, r अपॉन r इज इक्वल टू √2 इंटू √3 प्लस 1 माइनस 1 है। तो ये चीज़ जो है अपने पास क्या है, छोटी है √2 इंटू √3 प्लस 1 से। तो √2 इंटू √3 प्लस 1 से छोटी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज लेस देन r इंटू √2 इंटू √3 प्लस 1 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 वेक्टर प्लस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये हमें दिया हुआ है कि भाई आई जे के यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, ये ए वेक्टर, ये हमें ए वेक्टर दिया है, ये बी, ये सी, ये 3 वेक्टर हमें दिए हैं, और B2 इंटू B3 ग्रेटर देन 0 दे रखा है, और हमें मतलब दोनों या तो पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, इससे मतलब निकाल सकते हैं हम। और हमें A डॉट B 0 दे रखा है और A डॉट B 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, हमें आगे हमें क्या क्या रखा है, ये हमें कार्यक्रम दे रखा है। मैंने जिस दिन पेपर आया था उस दिन ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया था, उसका हमने सॉल्यूशन किया था कि भाई यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 3 इक्वेशन बनाई थी। 3 इक्वेशन बना के फिर
C1 C2 C3 की वैल्यू निकाली थी, हमने C2 की टर्म में निकाल ली थी, और फिर हमने ये ऑप्शंस चेक करे थे कि हमारे पास ये ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस पर और सोचा जाए बच्चों, भाई अगर हम इस पर और सोचें तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान तरीके से हम इसे और कर सकते हैं। जैसे इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या है, -C3B2 प्लस C2B3, ये तो पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, C3 माइनस B3C1, ठीक है, और अगला एलिमेंट क्या आएगा, -C2 प्लस B2C1। ये हमें दे रखा है, दिस इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है 3 माइनस C1, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस C2 एंड दिस इज इक्वल टू -1 माइनस C3। ये हमें दे रखा है ना। अब देखो, अगर मैं इसको i कैप, इसको भी i कैप, इसको j कैप, ऑल्दो ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेस है मेरे हिसाब से सोचना, इट्स इज वेरी, इसे k कैप इनटू k कैप, मतलब i j k से मल्टीप्लाई कर लें तो वेक्टर बन गए। अब ये जो वेक्टर है, दिस इज नथिंग बट c क्रॉस b वेक्टर, और वो है 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, दैट इज a वेक्टर माइनस c वेक्टर। तो c क्रॉस b इज इक्वल टू a माइनस c वेक्टर। ये हमें डेटा बच्चों गिवन है कि c क्रॉस c हमारे पास इसके बराबर आना चाहिए, कि c क्रॉस b इज इक्वल टू a माइनस c। अब c क्रॉस b a माइनस c के बराबर अपने पास आ गया। अब हमें यहाँ पे एक डेटा और दे रखा था, a डॉट b इज 0, a डॉट b हमें ये 0 दे रखा है कि a डॉट b इज 0। a डॉट b 0 देने का मतलब क्या है कि 3 प्लस b2 माइनस b3 इज इक्वल टू 0। 3 प्लस b2 माइनस b3 इज इक्वल टू 0, ये हमें दे रखा है। तो b3 इज इक्वल टू b2 प्लस 3, b3 इज इक्वल टू b2 प्लस 3, ये हमें एक डेटा और दे रखा है। अब c क्रॉस b a माइनस b वेक्टर आ गया। अब जैसे a डॉट c निकालना है ना, a डॉट c हमें निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं, c के साथ डॉट ले लेते हैं। c के साथ डॉट अगर हमने ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, c के साथ डॉट लेने पे ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a डॉट c माइनस c डॉट c विच इज मॉड ऑफ c स्क्वायर। तो a डॉट c मॉड ऑफ c स्क्वायर, a डॉट c मॉड ऑफ c स्क्वायर, कि भाई a डॉट c हमारे पास कितना आ गया, मॉड ऑफ c स्क्वायर आ गया। अब a डॉट c मॉड ऑफ c स्क्वायर आ गया है, तो भैया ये 0 तो नहीं होगा, भाई a डॉट c मॉड ऑफ c स्क्वायर आ गया तो ये अपने पास 0 नहीं होगा, है ना। बस इसे हम ये बोल सकते हैं कि a डॉट c मॉड ऑफ c स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड c इंटू कॉस थीटा। मॉड c अपने पास कट जाएगा, तो मॉड c इज इक्वल टू, है ना, मॉड a कितना है, √11 इंटू कॉस थीटा। अब √11 इंटू कॉस थीटा है तो मॉड c √11 से बेटा जी छोटा है, तो ये डी ऑप्शन अपने पास आ जाएगा, डी। और ये c जो है, a जो है रिजेक्ट हो जाएगा कि भाई a नहीं आएगा। अब b डॉट c देखने के लिए हम इसको b के साथ डॉट ले लेते हैं, b के साथ डॉट लेंगे, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा b के साथ डॉट लेने पे, ये हो जाएगा a डॉट b जो 0 दे रखा है, और माइनस b डॉट c। तो b डॉट c अपने पास कितना जाएगा कि b डॉट c इज ऑल्सो 0। तो b डॉट c भी 0 आ गया अपने पास। भाई यहाँ पे 3 ऑप्शन अपने पास एक तरीके से चेक हो गए हैं कि b डॉट c 0 है, मॉड c √10 से √11 से छोटा या बराबर है ना। अब यहाँ पे मॉड b की बात कर रहे हैं कि भाई मॉड b क्या होगा, व्हाट इज मॉड b। भाई अगर हम मॉड b की बात करें कि मॉड b हमारे पास क्या होगा, अगर हम मॉड b की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मॉड b के लिए मॉड b कितना होगा, 1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर।
1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। b3 को हम लिख देते हैं b2 प्लस 3, तो 1 प्लस b2 स्क्वायर b2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो b2 प्लस 6b2 प्लस 9, ये हमारे पास बनेगा मॉड बी स्क्वायर। तो मॉड बी स्क्वायर कितना होगा 10 प्लस 2 टाइम्स b2 स्क्वायर प्लस b3, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स b2 स्क्वायर, तो 2b2 b2 प्लस b2 प्लस 3 b2 प्लस 3 b2 प्लस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ b3, तो ये हो गया 10 प्लस 2 टाइम्स b2 b3। b2 b3 हमें क्या दे रखा है ग्रेटर देन 0, b2 b3 हमें क्या दे रखा है 0 से बड़ा दे रखा है। तो 10 प्लस पॉजिटिव मतलब ये इससे बड़ा आ गया, तो b2 इंटू b3 पॉजिटिव है, तो 10 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, 10 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो ये हमारे पास इसका जो मोड है भाई मोड ऑफ इसका स्क्वायर, मोड ऑफ b2 स्क्वायर, तो मोड b रूट 10 से बड़ा होगा कि मोड b इज ग्रेटर देन रूट 10। भाई ये सोच पाना यार, ये वाला स्टेप यहाँ पे कि ये चीज c क्रॉस b है यार, आसान तो क्या मॉडरेट भी नहीं है, टफ, इट्स वेरी टफ कि भाई ये सोच पाना कि ये हमारे पास c क्रॉस b है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बच्चों आगे क्वेश्चन पर जाते हैं। आगे हमें ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का वापस एक क्वेश्चन दिया है। भाई मैंने अपना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बच्चों को हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने एक ही चीज़ बताई थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर 12x। भाई इंटीग्रेशन क्या फैक्टर क्या होगा 12 का इंटीग्रेशन 12x, e की पावर 12x हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा e की पावर 12x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 12x इंटू कॉस पाई अपॉन 12x, इसका इंटीग्रेशन, कि भाई इसका इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे हमें करना है। अब देखो e की पावर ax cos bx का इंटीग्रेशन, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, a cos bx प्लस b sin bx, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये होगा e की पावर 12x इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर 12x अपॉन 12 स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 12 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a कितना है 12 cos bx cos पाई बाई 12x प्लस b कितना है पाई बाई 12 साइन पाई बाई 12x प्लस c, ये हमारे पास आया इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम x को 0 रखें, यहाँ पे अगर हम x को 0 रखें तो y 0 दे रखा है। अब x को 0 रखने पे y 0 दे रखा है, तो क्या ये c 0 आएगा? c 0 नहीं आएगा अपने पास। भाई अगर हम x को 0 रखें और y को 0 रखें तो 0 बराबर, भाई x को 0 y को 0, तो 0 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 अपॉन 12 स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 12 का होल स्क्वायर प्लस c। तो c हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ दिस, कि भाई माइनस ऑफ दिस विल बी c। तो मैं यहाँ y को क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू e की पावर 12x से कट जाएगा, भाई यहाँ पे सम कांस्टेंट इंटू 12 cos पाई x अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 12 साइन पाई x अपॉन 12, ठीक है। और आगे क्या है प्लस c, ये c की वैल्यू जो भी है माइनस ऑफ दिस इंटू e की पावर माइनस 12x, ठीक बात। अब देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो हैं, जैसे अगर फंक्शन एक ऑप्शन आते ही काफ़ी सारे फंक्शन, काफ़ी सारे ऑप्शन, ये जो फंक्शन है मतलब वो रूल आउट हो जाएंगे। कैसे
भाई यहाँ पे साइन कॉस है, साइन है, ई की पावर है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने पास एकदम रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं इन्फिनिटी की बात करूँ, इन्फिनिटी पे बेटा ये जीरो की ओर जा रहा होगा और ये फंक्शन अपनी मिनिमम मैक्सिमम ले रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। भाई वो तो जीरो की ओर टेंड हो गया एक तरीके से, और ये प्लस समथिंग से माइनस समथिंग में बार बार ऊपर नीचे चल रहा होगा। ऊपर नीचे जब ये चल रहा होगा तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं हो सकता, ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई सा ये नहीं हो सकता। लेकिन हम ये बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर बीटा सच दैट y इज इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट द कर्व एट इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट। ये हम बोल सकते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि ऊपर नीचे चलता जाएगा तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसे काटती रहेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसे काटेगी, तो बस हमारे पास सही है, आंसर आ गया। भाई इसकी वैल्यू सोचो, ये जो होता है ये माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होता है, ठीक बात। वो जीरो की ओर जा रहा है तो ऊपर नीचे होता जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बच्चों ये एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन अपने पास, आसान मतलब भाई कैलकुलेशन है इसमें भी कि भाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन दिस। तो मैंने जिस दिन पेपर आया था उसी दिन ही ये बच्चों को बता दिया था कि भाई हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, एक बॉक्स 1 है, एक बॉक्स 2 है, एक बॉक्स 3 है, एक बॉक्स 4 है। हर एक बॉक्स में 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स हैं, 3 रेड 2 ब्लू बॉल्स हैं, 3 रेड 2 ब्लू बॉल्स हैं, 3 रेड 2 ब्लू बॉल्स हैं। सारी की सारी बॉल डिस्टिंक्ट हैं। हमें 10 बॉल्स चूज करनी है चारों बॉक्स से कि हमारे पास एटलीस्ट 1 रेड बॉल, ईच बॉक्स एटलीस्ट 1 रेड बॉल एंड 1 ब्लू बॉल, कि हर एक बॉक्स से कम एक रेड और एक ब्लू बॉल अपनी पिक हो। तो ऐसा करने के लिए बेटा जैसे टोटल 10 है, हर एक से 2 बॉल तो लेनी ही है, तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया, बची 2 बॉल। तो 2 बॉल हम किसी एक बॉक्स से लिख सकते हैं और हम ऐसा कर सकते हैं 2 बॉक्स से एक ले। तो ऐसा हो सकता है 4 2 4 2 2 या 3 3 2 2। ये हमारे पास केस बने कि भाई एक से हम 4 ले लें, 4 2 2 2, ठीक है। अब 4 2 2 किससे 4 लें भाई, किससे 4 लें, 4C1 कि भाई हमने उसे चुना जिससे हमें 4 लेनी है। अब 4 लेनी है तो 4 लेने के भी तरीके हैं अपने पास भाई। अगर हमें 4 लेनी है तो 4 लेने के भी अपने पास इसमें चारों बॉल लेनी है, तो 4 में से बॉल लेने के लिए भाई हम वैसे इसमें क्या कहते हैं भाई, इस तरह भी काउंट कर सकते हैं, 2 रेड 2 ब्लू, ठीक है, एक रेड तो आ नहीं सकती, 3 रेड 1 ब्लू, ठीक है। और क्या हो सकता है 2 रेड 3 रेड 1 ब्लू, यही केस हो सकते हैं भाई। 2 रेड 1 रेड 3 ब्लू हो नहीं सकती, यही केस हमारे पास हो सकते हैं। तो हमारे पास 2 रेड 2 ब्लू बॉल लेने के लिए तरीके कितने होंगे, 3 प्लस भाई मैं थोड़ा सा और डिटेल कर लेता हूँ वरना बच्चे कहेंगे सर ये अपने लिए कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो। तो 3 में से 2 रेड ली तो इसका तरीका क्या होगा अपने पास, 3C2 × 2C2 प्लस 3C3 × 2C1। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 3 + 2 5। एक तरीका ये है कि भाई 5 में से 4 बॉल लेंगे तो कम से कम एक रेड और एक ब्लू तो आएगी ही आएगी, बोलो हाँ या ना भाई। 5 में से 4 बॉल ले रहे हैं तो मतलब एक बॉल छोड़ रहे हैं, तो एक रेड एक ब्लू बॉल तो आएगी। तो 5 में से 4 बॉल लेने के 5C4, तो हम सीधे × 5 लिख सकते थे कि भाई जिस बॉक्स से 4 बॉल निकालनी है हमने उस बॉक्स से ही चारों बॉल ले ली, एक बॉक्स से 4 बॉल ली, बाकी से 2 अब बाकी से 2 ली तो 2 में एक रेड एक ब्लू बॉल चाहिए, तो 3C1 × 2C1, तो 6 तरीके हो गए। तो 6 तरीके इस वाले बैक से हो गए, 6 6 6 × 6 क्यूब, तो 4C1 × 6 क्यूब, तो 4 पंजे 20 × 2 1 6। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 और 8 4 2 8 0, ठीक बात। कि भाई हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 216 है ना, सॉरी यार क्या कर रहे हैं,
भाई 216 16 32 432 4320, सही बात है, ये हमारे पास क्या आ गया 432। ठीक, अब 4320 तो ये हमारे पास आ गए कि भाई हमने 1 से 4 ली और बाकी से 2 ली। अब हम इनमें से 4 में से किन्हीं 2 से 3 बोल लेंगे। तो 4 में से किन्हीं में से 2 लिए तो 4C2 कि भाई किन 2 में से हम 3 बोल रहे हैं। अब हमें 3 बोल लेनी है। ठीक है, 3 बोल में 5 में से 3 बोल लेने के टोटल तरीके कितने होंगे 5C3। ठीक है, अब उसमें एक तरीका वाला घटा दो जब तीनों ही रेड बोला है -1। अब एक वाला तरीका हटा दिया तो कम से कम एक रेड एक ब्लू बोल तो आएगी ना भाई। 5 बोल हैं इसमें, आप ये समझो 3 रेड 2 ब्लू बोल्स हैं। 5 में से टोटल 3 बोल लेने के तरीके कितने होंगे 5C3। सही बात, 5C3 में एक केस ऐसा होगा जब तीनों की तीनों रेड बोल आएंगी तो उसमें एटलीस्ट 1 ब्लू और एटलीस्ट 1 रेड वाला केस नहीं आया। तो वाला केस नहीं आया तो वाला केस माइनस कर देते हैं। तो 5C3 -1 या 5C3 -1 कितना हो गया 9। ठीक है, अब इसे हम वैसे भी देख सकते थे कि भाई 3 बोल निकालनी है। अब 3 बोल निकालने के लिए ऐसा हो सकता था कि हमारे पास 2 रेड 1 ब्लू होती या 2 ब्लू 1 रेड बोल होती। सॉरी 5C3, हाँ 5C3 ठीक है। अब 2 रेड, तो 2 रेड क्या होता 3C2 और 1 ब्लू क्या होता 2C1 प्लस 2 ब्लू 2C2 और 1 रेड 3C1। तो हमारे पास 3 × 2 6 प्लस 3 9, वैसे भी 9 आ रहा है तो 9, क्योंकि हमें ये तरीके 2 बोल से निकालने हैं भाई। 3 से तो 9 × 9 आएगा और बाकी से 2 बोल निकालनी है तो उनमें क्या आएगा 6 × 6 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बात, बाकी में हमारे पास क्या जाएगा 6 स्क्वायर आ जाएगा। तो 9 × 9 4C2 भी 6 होता है तो ये कितना हो गया 81 × 216, 81 × 216। तो अगर हम दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास इसका बच्चों ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 81 × 216। वैसे तो हम इसे यहाँ पे भी थोड़ी सी चालाकी और दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास 216 × 20 है, दोनों को हमें ऐड करना है। तो दोनों को ऐड करना है तो ये क्या हो जाएगा 216 × 101, 80 + 81 + 20 101। इस तरह हम कैलकुलेशन को अपना कम यहाँ पे कर सकते हैं कि भाई दिस इज द वे टू रिड्यूस द कैलकुलेशन। तो आंसर इज 21816 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बच्चों फटाफट आगे वाले क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों थोड़ा सा हमें आसान, मतलब आसान क्या इसलिए आसान है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बच्चों क्लास में कराया जाता है। अब देखो एक हमें m मैट्रिक्स दे रखी है और m की पावर 2022 हमें निकालना है। तो बेटा m को मैं क्या लिख लेता हूँ, m = 1001, ठीक, प्लस 5/2 है तो यहाँ 3/2 आएगा, ठीक, 3/2 है तो यहाँ 3/2 ही आएगा, -3/2 आएगा और यहाँ -½ है तो यहाँ पे -3/2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया m = I + 3/2b और b मेरे पास क्या है, b है मेरे पास 1 1 -1 -1, ये मेरे पास b है कि b = 1 1 -1 -1। अब यहाँ पे b 1 1 -1 -1 है। अगर मैं b² देखूँ तो 1 1 -1 -1, तो ये इसकी मल्टीप्लाई 0, ये इसकी मल्टीप्लाई वापस 0, ये इसकी मल्टीप्लाई वापस 0, ये इसकी मल्टीप्लाई वापस 0। तो b² नल मैट्रिक्स आ गई। तो b² नल मैट्रिक्स आ गई तो b³ b4 सब अपने पास 0 आएंगे। ठीक है, तो m की पावर हमें निकालना है 2022। तो m की पावर 2022 इज I + 3/2 b की पावर 2022। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व क्या होगा, I + 2022 × 3/2b, तो ये जाएगा 3033b
और आगे जितना भी आएगा बी स्क्वायर वाला आएगा वो नल मैट्रिक्स होगा। तो सिंपल हमें ये काम करना था कि आई में 303b जोड़ना था। तो अगर हम इसे ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 1001 और 30 वाले में क्या होगा 3033 3033 माइनस 3033 माइनस 3033। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा ए, कि इसका आंसर कितना है बच्चों जी ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बच्चों। हाँ, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भाई। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में काफ़ी लंबा डेटा दिया हुआ है। बॉक्स 1 ये सब ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। बॉक्स 1 में रेड ब्लू ग्रीन बॉल्स हैं, बॉक्स 2 में रेड ब्लू ग्रीन बॉल्स हैं, 1 ब्लू ग्रीन येलो बॉल्स हैं, ग्रीन ऑरेंज वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या है, बॉल इज चूजन रैंडमली फ्रॉम बॉक्स 1 एंड कॉल दिस इज बी बॉल। इफ बी इज रेड देन ए बॉल इज चूजन फ्रॉम बॉक्स 2। मतलब अगर वो रेड है तो हमने बॉक्स 2 से बॉल निकाली। इफ इट्स ब्लू देन हमने तब हमने बॉक्स 3 से निकाली अगर ये ब्लू है तो। एंड इफ इट्स ग्रीन तो हमने बॉक्स 4 से बॉल निकाली। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, हमें क्या निकालना है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट वन ऑफ द चूजन बॉल इज वाइट गिवन दैट द इवेंट एट लीस्ट वन बॉल ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन हैज हैपेंड। मतलब एट लीस्ट वन बॉल ऑफ द चूजन बॉल इज ग्रीन, मतलब कम से कम एक चूजन बॉल ग्रीन है, ऐसा हो चुका है। अब कम से कम एक बॉल ग्रीन हो ऐसा हो चुका है, तो ऐसा कैसे कैसे होगा ये सोचिए भाई। यहाँ से रेड बॉल निकले भाई, इसमें टोटल कितनी बॉल हो गई, इसमें टोटल हो गई 8 + 3 11 16 बॉल हो गई इस वाले में। इसमें टोटल बॉल कितनी हो गई 9 9 + 15 23, इसमें 48 बॉल्स हो गई अपने पास। यस, 15 + 19 24 24 48। इसमें कितनी बॉल हो गई बेटा मेरे पास, इसमें 16 बॉल हो गई मेरे पास। और इस वाले में कितनी बॉल हो गई मेरे पास 32 बॉल्स हो गई इसमें। तो ये टोटल बॉल्स का हमें कॉम्पोजिशन दे रखा है। अब उसने कहा है कि कम से कम एक बॉल ग्रीन निकल चुकी है। अब कम से कम एक बॉल ग्रीन कैसे निकली हो कि भाई यहाँ से रेड बॉल निकली हो तो फिर यहाँ से ग्रीन निकली हो। तो यहाँ से रेड बॉल निकले 8/16 और फिर यहाँ से ग्रीन निकले 15/48। ठीक बात। यहाँ से ब्लू बॉल निकले 3/16। यहाँ से ब्लू निकली है तो यहाँ से ग्रीन निकलनी चाहिए इंटू 12/16। ठीक है, और यहाँ से ग्रीन बॉल निकले, यहाँ से ग्रीन बॉल निकल ही चुकी है। जब 5/16 अपने पास ग्रीन बॉल निकल ही चुकी है भाई, जब ग्रीन बॉल आई चुकी है तो अब इस वाले बॉक्स से कोई सी भी बॉल आ जाए। ठीक है, अब हमें इस बात की, ये तो हो चुका है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि व्हाइट बॉल निकले, वन ऑफ द चूजन बॉल इज व्हाइट। अब देखो व्हाइट सिर्फ और सिर्फ बॉक्स 4 में दिया हुआ है, व्हाइट इज ओनली इन बॉक्स 4। ठीक है, तो व्हाइट बॉक्स 4 मतलब ग्रीन भी निकले और व्हाइट भी निकले, तो इसका मतलब हमारे यहां से तो ग्रीन निकले और यहां से व्हाइट निकले। यस और नो? तो ये होगा 5/16 इंटू यहां से व्हाइट निकले 6/32। 6/32 ये हमारे पास कैलकुलेशन है। 5/16 6/32, 8/16 15/48, 3/16 12/16 और 5/16 इंटू 1। तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन, 5/52। तो 5/52 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आसान क्वेश्चन था बच्चों, मतलब ये आसान था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को भी बच्चों मैं अपने एक वीडियो में सॉल्व कर चुका हूं। मैंने बच्चों को जो पेपर वाले दिन वीडियो दिया था उस दिन ये क्वेश्चन अपने पास डेटा आ गया था, तो लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस इसका सॉल्यूशन बताना चाहूँगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में ये हमें एक सीरीज दे रखी है और लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लगाना है। ठीक है, इस सीरीज को अगर हम सिग्मा की टर्म में लिखें तो सिग्मा हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 4n 8n, तो ये हो जाएगा 4nr प्लस 3n स्क्वायर।
नीचे तो हमारे पास हो गया 4nr प्लस 3n² और ऊपर 1632 तो ये हो जाएगा 16r भाई 1632 16 इंटू 1 16 इंटू 2 16 इंटू 3 16r और ये कितना है 5n। ये देखो ये 5n n माइनस 3n मतलब 4n अपना कम हो रहा है, मतलब 4n अपना कम हो रहा है एक तरीके से। 4n अपना मतलब ये AP है, इस AP में 5n पहली टर्म है, फिर है n और फिर है अपने पास माइनस 3n एंड सो ऑन। ये हमारे पास AP है। तो इस AP की rth टर्म क्या होगी? इस AP की rth टर्म होगी a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? माइनस 4n। तो ये कितना हो गया? 9n माइनस 4nr। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 9n माइनस 4nr माइनस 3n²। ठीक है, और ये है हमारे पास r इज इक्वल टू 1 to n और प्लस n हमें ये दे रखा है, ये हमारे पास fn था। दिस इज व्हाट fn। ठीक, ऐसा लिखने के बाद इसको जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास ब्रेक होता है इसमें। ये बच्चों इसमें ब्रेक होगा सिग्मा ऑफ 16r प्लस 9n अपॉन 4nr प्लस 3n² माइनस 1। भाई माइनस 1 इसके नीचे लिखेंगे माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 का सिग्मा कितना होगा? माइनस n। ये अलग है और ये n अलग है। ये r इज इक्वल टू 1 to n। ये n इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये भैया क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगा था, मतलब आई लाइक दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे अब आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। अब आगे क्वेश्चन में हमारे पास भाई हम इसे इंटीग्रेशन कर लेंगे सीधे। भाई इसे इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं, तो यहीं पे मैं इसे इंटीग्रेशन में चेंज कर लेता हूँ। भाई इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए n² से इसे डिवाइड करेंगे। भाई यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं तो 16r/n प्लस 1 और ये कितना होगा? यहाँ से n² कॉमन ले लेते हैं 4r/n प्लस 3 इंटू 1/n। ठीक है, अब ये हमारे पास इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा कि भाई जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। r/n को हम क्या लिखते हैं? x। तो 0 से लेके 1 16x प्लस ये 9 आएगा यहाँ पे, है ना? 16x प्लस 9 अपॉन 4x प्लस 3 dx। ठीक है, और इसको हम अगर इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बच्चों हमें ये दे देगा। और इसका फाइनल आंसर क्या है? 4 माइनस 3/4 ln 7/3। ये हमारे पास इसका बच्चों फाइनल आंसर है। तो बच्चों मैंने पूरे पेपर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन बढ़िया लगा होगा, मज़े आए होंगे सॉल्यूशन देखने में। खूब मेहनत करनी पड़ती है सॉल्यूशन बनाने में और सॉल्यूशन के वीडियो बनाने में, और ख़ास तौर से थोड़ी बहुत अगर कहीं मिस्टेक रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं कि भाई इतने बड़े सॉल्यूशन में समथिंग कैन हैपन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है। आपको जो चीज़ चाहिए, कंटेंट जो चाहिए, सॉल्यूशन जो पेपर से हमें सीखना होता है, वो मैं आपको इसमें सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।